पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी चैप्टर नंबर 1 पार्ट 2 भौतिक तथा जैविक पर्यावरण एवं उनके घटक विभिन्न जीवों को आधार एवं आश्रय प्रदान करते हैं और उनके विकास एवं संवर्धन हेतु आवश्यक दशाएं उपलब्ध कराते हैं तथा उन्हें प्रभावित भी करते हैं। भौतिक पर्यावरण की यांत्रिक एवं रासायनिक समष्टि तथा उनकी अंतःक्रियाओं में निरंतर हो रहे परिवर्तन से ही जैविक पर्यावरण की उत्पत्ति मानी जाती है, जहाँ पोषक तत्व एवं बहुलता एवं उपयुक्त दशाओं ने पर्यावरण को विविधतापूर्ण एवं परिवर्तनशील बनाया है। समय के साथ भौतिक एवं जैविक पर्यावरण में होने वाले परिवर्तनों जैसे स्थलाकृति, ज्वालामुखी, ऋतुएं, जलवायु एवं जीवों हेतु प्रतिकूल एवं अनुकूल दशाएं के आधार पर मनुष्य ने समाज एवं संस्कृति की एक संरचना विकसित की है, जिसमें वह एक सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण का निर्माण करता है। सांस्कृतिक पर्यावरण का संबंध मुख्य रूप से मनुष्य जाति से है, क्योंकि मनुष्य श्रेष्ठ प्राणी होने के कारण अपने समूहों, समुदायों, रूढ़ियों, परंपराओं, आदर्शों तथा सामाजिक विरासत को लेकर सांस्कृतिक पर्यावरण का निर्माण करता है। सांस्कृतिक पर्यावरण के विविध वर्ग हैं, जो निम्नलिखित हैं। सामाजिक पर्यावरण: सामाजिक विरासत, धर्म, प्रथा, संस्कार, कला एवं साहित्य आदि मिलकर सामाजिक पर्यावरण का निर्माण करते हैं। सामाजिक विरासत, धर्म, प्रथा, संस्कार, कला एवं साहित्य। आर्थिक पर्यावरण: मनुष्य विवेक और प्रौद्योगिकी के द्वारा भौतिक प्राकृतिक पर्यावरण से भौमिक पदार्थों को प्राप्त करता है तथा उनका उपयोग करने के लिए संवर्धन करता है। इस प्रकार वह एक आर्थिक पर्यावरण का सृजन करता है। प्रौद्योगिकी पर्यावरण: सामाजिक पर्यावरण, आर्थिक पर्यावरण, प्रौद्योगिकी पर्यावरण। प्राकृतिक पर्यावरण का वह भाग जिस पर मानव ने विज्ञान की सहायता से नियंत्रण स्थापित कर लिया है, प्रौद्योगिकी पर्यावरण कहलाता है। इसमें मनुष्य प्रविधि एवं यंत्रों की सहायता से नियंत्रण व संशोधन करता है। राजनीतिक पर्यावरण: भौमिक पर्यावरण पर नियंत्रण स्थापित करने के साथ साथ मानव पर नियंत्रण स्थापित करने तथा उन पर अपना आधिपत्य स्थापित करने की मानव की प्रबल इच्छाओं ने राजनीतिक पर्यावरण को जन्म दिया है। मनोवैज्ञानिक पर्यावरण: मानव की मानसिक परिस्थितियां जैसे बुद्धि, रुचि, प्रेरणाएं, चिंतन, विचार आदि और व्यवहारात्मक आदतें उसके मनोवैज्ञानिक पर्यावरण को निर्मित करती हैं। व्यक्ति एक साथ खड़े होकर अलग अलग मनोवैज्ञानिक पर्यावरण में भी खड़े हो सकते हैं। पर्यावरणीय अध्ययन की आवश्यकता: जीवों एवं पर्यावरण में अन्योन्याश्रित संबंध पाया जाता है। संबंध में दो दृष्टिकोण हैं। एक, जीव मनुष्य एवं पर्यावरण दोनों को प्रकृति की अभिन्न इकाई मानता है, जबकि दूसरा, आधुनिक परिप्रेक्ष्य में मनुष्य को पर्यावरण से पृथक मानता है, जो तकनीकी एवं विज्ञान के व्यापक प्रयोग से अपनी प्राकृतिक दशाओं में अत्यधिक बदलाव लाने में समर्थ है। संसाधन न्यूनीकरण: इसके अंतर्गत मनुष्य अपने द्वारा आर्थिक लाभ एवं आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु प्राकृतिक संसाधनों का तीव्रता से किए जा रहे दोहन को शामिल किया जाता है, क्योंकि संसाधनों का प्राकृतिक रूप से पुनर्भरण उस गति से नहीं हो पा रहा है जिससे संसाधनों की निरंतर कमी होती जा रही है। संसाधन क्षरण के लिए जनसंख्या का दबाव, तीव्र वृद्धि दर और लोगों का उपभोग प्रतिरूप अत्यधिक उत्तरदायी है, क्योंकि इनकी भोजन, पानी, आवास व अन्य आवश्यकताओं में निरंतर वृद्धि हो रही है। साथ ही तेजी से बढ़ती तकनीकी एवं वैज्ञानिक ज्ञान के कारण मनुष्य का प्रकृति में हस्तक्षेप भी बढ़ रहा है और संसाधन अवनय साथ प्रदूषण में भी वृद्धि हो रही है। चूँकि विश्व के विभिन्न देश विकास की विभिन्न अवस्थाओं से गुजर रहे हैं, प्रत्येक देश शीघ्र
अतिशीघ्र विकसित होने का आकांक्षी है, जिससे विकास के साथ ही पर्यावरण संबंधी समस्याएं भी बढ़ रही हैं। विश्व की आबादी के एक बड़े भाग को आज भी स्वच्छ जल व पर्याप्त भोजन की उपलब्धता नहीं है। सन 1972 में स्टॉकहोम में संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा आयोजित सम्मेलन में पर्यावरण अध्ययन पर बल दिया गया तथा 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाने का लक्ष्य रखा गया, जो वर्ष 1974 से प्रतिवर्ष मनाया जा रहा है। यूनेस्को के अनुसार जनसाधारण में पर्यावरण संबंधी जागरूकता, ज्ञान, दृष्टिकोण एवं अक्षमता विकसित की जानी चाहिए तथा उनकी पर्यावरण संबंधी समस्याओं को सुलझाने में भागीदारी होनी चाहिए। पर्यावरण का संपूर्णता से अध्ययन उसके प्राकृतिक, कृत्रिम, तकनीकी, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक, नैतिक एवं सौंदर्यात्मक आदि पहलुओं पर विचार करके किया जाना चाहिए, जिससे पर्यावरण को बचाया जा सके। पर्यावरण अध्ययन के उद्देश्य संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, UNEP, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम तथा यूनेस्को ने संयुक्त रूप से सर्वप्रथम वर्ष 1975 में एक अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण अध्ययन कार्यक्रम प्रारंभ किया, जिसका उद्देश्य वर्ष 1975 के बेलग्रेड चार्टर के रूप में सामने आए, जो निम्नवत है। बेलग्रेड चार्टर पर्यावरण की दशा का मूल्यांकन करना, पर्यावरण के लिए लक्ष्य का निर्धारण करना, शिक्षा, पर्यावरणीय शिक्षा के लिए पाठ्यक्रम निर्धारित करना, पर्यावरणीय अध्ययन को उद्देश्यपरक बनाना, शिक्षा के लिए पाठ्यक्रम निर्धारित करना, लक्ष्य का निर्धारण करना और दशा का मूल्यांकन करना, ये सभी बेलग्रेड चार्टर के अंतर्गत सामने आए थे। कालांतर में पर्यावरणीय अध्ययन के कुछ अन्य सर्वमान्य उद्देश्यों का विकास हुआ, जो निम्नवत है। पर्यावरणीय समस्या समाधान व मूल्य निर्धारण करना, पर्यावरण से अन्य विषयों को जोड़ना, पर्यावरण संरक्षण एवं पर्यावरण सुधार हेतु जन जागरूकता एवं जन सहभागिता बढ़ाना, पर्यावरण अनुकूल तकनीक के विकास को प्रोत्साहित करना, पर्यावरणीय क्षति को रोकने के लिए प्रति एक दृष्टिकोण पैदा करना, प्रकृति के साथ सद्भाव प्राप्त करने का प्रयास करना, पर्यावरणीय शिक्षा का संस्थानीकरण एवं पर्यावरण प्रबंधन हेतु प्रयास करना, पर्यावरणीय मुद्दों पर अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का प्रयत्न करना। पर्यावरण अध्ययन का महत्व। पर्यावरणीय अध्ययन के अंतर्गत पर्यावरण संबंधी समस्याओं व परिवर्तनों पर ध्यान दिया जाता है तथा समाज में उन जन जागरूकता के माध्यम से उसके प्रभाव को कम करने का प्रयास किया जाता है। पर्यावरण विज्ञान के अंतर्गत पर्यावरण के भौतिक, जैविक कारकों को हो रही क्षति को रोकने तथा सुरक्षित व स्वस्थ वातावरण बनाए रखने की वैज्ञानिक पद्धतियों का अध्ययन किया जाता है। पर्यावरण अभियांत्रिकी में प्रदूषण का मापन, उसके न्यूनतम रखने की तकनीकी को अध्ययन किया जाता है। पर्यावरण को समझने हेतु कृषि, खनन, अभियांत्रिकी, वानिकी, विधि, समाजशास्त्र, सूक्ष्मजीव विज्ञान तथा अर्थशास्त्र के अध्ययन की आवश्यकता होती है। इस तरह प्रत्येक विषय के विशेषज्ञ को भी पर्यावरण की जानकारी होनी चाहिए, जिससे पर्यावरण संरक्षण के प्रत्येक पहलू पर विचार हो सके। व्यावहारिक रूप में पर्यावरण अध्ययन के अन्य महत्व। जैव विविधता के संरक्षण हेतु आधुनिक पर्यावरण अवधारणाओं को स्पष्ट करने हेतु, जीवन को अधिक साधारणीय बनाने हेतु, प्राकृतिक संसाधनों का अधिक कुशलतापूर्वक उपयोग करने हेतु, विभिन्न प्राकृतिक दशाओं में जीवों के व्यवहार के अध्ययन हेतु, आबादी एवं समुदायों में जीवों के मध्य अंतर संबंधों के अध्ययन हेतु, स्थानीय, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पर्यावरण मुद्दों और समस्याओं के विषय में लोगों को जागरूक व शिक्षित करने हेतु, सतत विकास के बोध हेतु, मानव पर्यावरण संबंध, मानव और पर्यावरण के मध्य अन्योन्याश्रित संबंध है। इसके अंतर्गत एक दूसरे से पृथक सत्ता की कल्पना करना असंभव है। सभी जीवों का अस्तित्व उनके चारों ओर पर्यावरण पर निर्भर करता है। पर्यावरण जीवों को आधार ही नहीं प्रदान करता, वरन उनकी विभिन्न क्रियाओं पूर्ण करने के लिए एक माध्यम का भी कार्य करता है। आरंभिक मानव अपने जीवन निर्वाह के लिए पर्यावरण पर निर्भर था।
मानव जब और अधिक सभ्य होता गया तब उसने अपने जीवन को आरामदायक बनाने के लिए पर्यावरण का उपयोग करने लगा। आरंभ में आदिम मानव की भौतिक पर्यावरण की कार्यात्मकता में दो प्रकार की भूमिका होती थी, ग्राही और दाता। अर्थात मानव भौतिक पर्यावरण से अन्य जीवों के समान ग्राही के रूप में संसाधन, फूल, फल, मांस आदि प्राप्त करता था तथा पर्यावरणीय संसाधनों में दाता के रूप में अनजाने में फलों व फूलों के बीजों को बिखराकर अपना योगदान करता था। इस प्रकार संस्कृति के विकास के प्रथम चरण में मानव भौतिक पर्यावरण के अन्य कारकों के समान एक कारक का मात्र था, परंतु जैसे जैसे समाज एवं संस्कृति के विकास के साथ उसकी बुद्धि, कौशल एवं प्रौद्योगिकी विकसित हुई, वैसे वैसे उसके संबंध में भी उत्तरोत्तर परिवर्तन होता गया। अर्थात जो मानव प्रारंभ में प्रकृति में ग्राही तथा दाता की भूमिका में था, वही आगे चलकर उसका स्वामी बन बैठा। प्रागैतिहासिक काल से वर्तमान काल तक मानव तथा पर्यावरण के मध्य बदले संबंधों को निम्नलिखित 4 चरणों में विभाजित किया गया है। आखेट एवं भोजन संग्रह काल। यह काल मानव संस्कृति तथा सभ्यता का प्रारंभिक काल था जो आदि मानव से संबंधित है। इस काल में मानव प्राकृतिक पर्यावरण का एक अभिन्न भाग तथा घटक था। पशुपालन एवं पशुचारण काल। समय के साथ साथ मनुष्य ने पशुओं को पालना भी सीख लिया, जिसके साथ ही आवास निर्माण एवं चारा प्रबंध हेतु पर्यावरण का भी प्रयोग शुरू हुआ। समय के साथ मनुष्य तथा पालतू पशुओं की संख्या में वृद्धि होती गई, जिसके कारण पर्यावरण के प्राकृतिक संसाधनों का उपभोग भी बढ़ता गया, परंतु इसका प्राकृतिक पर्यावरण पर कोई विशेष बुरा प्रभाव नहीं पड़ा था, क्योंकि पालतू पशुओं तथा मनुष्य की संख्या अब भी सीमित थी। अतः मानव के क्रियाकलापों द्वारा पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभावों को प्राकृतिक पर्यावरण तंत्र या प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र अपने अंदर आत्मसात करने में सक्षम थे। कृषि काल में पौधों का भोजन के लिए प्रयोग मानव द्वारा प्राकृतिक पर्यावरण के जैविक संगठनों पर विजय प्राप्त करने का महत्वपूर्ण प्रयास माना जाता है। इस प्रकार मनुष्य पर्यावरण के प्राकृतिक संसाधनों को अपने अनुकूल बनाने में समर्थ हो गया, परंतु प्रकृति अब भी सर्वोपरि थी। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के विकास का काल। पौधों से भोजन प्राप्त करने एवं जानवरों के शिकार हेतु आदि मानव ने औजारों का निर्माण प्रारंभ किया। मानव द्वारा बनाए गए औजार नवपाषाण युग के परिचायक थे। मानव द्वारा 7वीं से 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में लोहे का प्रयोग हथियार बनाने में किया गया। प्रौद्योगिकी के विकास क्रम में 19वीं सदी के प्रारंभ में औद्योगिक क्रांति 1806 से शुरुआत हुई, जिसके परिणाम स्वरूप प्राकृतिक संसाधनों का दोहन प्रारंभ हो गया। औद्योगिकीकरण के प्रारंभ होने से मनुष्य तथा पर्यावरण के संबंधों में कटुता आई। इस प्रकार प्रौद्योगिकी विकास हेतु विकसित होती गई तथा पर्यावरण के साथ उसकी भूमिका तथा संबंध में भी लगातार परिवर्तन होते रहे। मानव पर पर्यावरणीय प्रभाव। मानव पर पर्यावरण का प्रभाव निम्नलिखित रूपों में पड़ता है। जैव भौतिक सीमाओं द्वारा। जलवायु के कारक पशु, मनुष्य तथा पादप प्रजातियों आदि पर व्यापक एवं विशिष्ट प्रभाव डालते हैं। अत्यधिक तापमान, वर्षा, आर्द्रता, ऊंचाई आदि मानव के विकास में बाधा उत्पन्न करते हैं। इस प्रकार उच्च तापमान वाले क्षेत्रों में स्वास्थ्य आदि समस्याएं उत्पन्न होती है, जैसे डेंगू का अत्यधिक प्रभाव। मानव व्यवहार पर नियंत्रण द्वारा पर्यावरण के भौतिक जलवायुक घटकों का प्रभाव मानव के चिंतन, मनन, परंपराओं, आचार व्यवहार एवं संस्कृति पर भी पड़ता है। विविध प्रकार के पर्यावरणीय प्रकोप तथा चरम घटनाएं जैसे बाढ़, सूखा, भूकंप, अग्निकांड, सुनामी, भूस्खलन, मेघ प्रस्फोट आदि व्यक्ति के मानसिक, सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति को दुष्प्रभावित करते हैं। संसाधनों की उपलब्धता द्वारा मानव के आर्थिक एवं सामाजिक विकास के लिए प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक महत्व है। साथ ही इसके द्वारा मानव के आर्थिक विकास के स्तर का मूल्यांकन भी संभव होता है। उदाहरण के लिए जल संसाधनों की उपलब्धता किसी क्षेत्र में जनघनत्व, कृषि, पेयजल की आपूर्ति आदि को प्रभावित करती है।
इसी प्रकार प्राकृतिक संसाधनों की संभाव्यता एवं उपलब्धता से विविध राष्ट्रों के मध्य संबंधों का निर्धारण भी होता है। पर्यावरण पर मानवीय प्रभाव। सृष्टि के जीवों में मानव एकमात्र प्राणी है जिसे यह योग्यता प्राप्त है कि वह आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक और तकनीकी क्रिया के द्वारा पर्यावरण के भौतिक परिवेश में परिवर्तन कर सांस्कृतिक परिवेश की रचना कर सकता है। इसे निम्न दो रूपों में स्पष्ट किया जा सकता है। पर्यावरण पर मनुष्य का प्रत्यक्ष प्रभाव। यह सुनियोजित एवं संकल्पित होते हैं क्योंकि किसी भी क्षेत्र में आर्थिक विकास के लिए भौतिक पर्यावरण को परिवर्तित या रूपांतरित करने के लिए चलाए जाने वाले किसी भी कार्यक्रम से उत्पन्न होने वाले परिणामों, अनुकूल तथा प्रतिकूल, से मनुष्य अवगत रहता है। प्रारंभ में जब मनुष्य ने पत्थरों और धातुओं से आग का प्रयोग करके उपकरण बनाने प्रारंभ किए, तब पर्यावरण पर उसके प्रभाव का प्रथम बार अनुभव किया जाने लगा। अपने उपकरणों से वह पेड़ों को काटने में समर्थ हो गया और जानवरों के शिकार तथा मछली पकड़ने से अन्य जंतुओं पर उसका प्रभुत्व स्थापित हो गया, परंतु इन सब के कारण भी पर्यावरण पर उसका प्रभाव नगण्य ही था। औद्योगिक क्रांति के दौरान वाष्प इंजन व अन्य मशीनों के आविष्कार से तथा धातुओं के अधिकाधिक प्रयोग से मनुष्य को पर्यावरण में अपनी आवश्यकताओं के अनुसार परिवर्तन के अवसर मिलने लगे। इस प्रकार भौतिक पर्यावरण के भी तत्वों को बदलने का वह एक सक्रिय कारक बन गया। समय के साथ साथ जनसंख्या में वृद्धि होने से भोजन की आवश्यकता में भी वृद्धि हुई, जिसके परिणाम स्वरूप मानव ने कृषि भूमि में विस्तार के लिए वनों को काटकर साफ किया, घासों को जलाया तथा अन्य क्रियाकलापों द्वारा पर्यावरण को प्रभावित किया। खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि के लिए प्रारंभ की गई हरित क्रांति ने कृषि में कृत्रिम उर्वरकों के प्रयोग को बढ़ावा दिया, जिससे भूमि एवं जल प्रदूषण जैसी अनेक पर्यावरणीय समस्याएं उत्पन्न हो गई। मौसम में रूपांतरण कार्यक्रम के द्वारा वर्षण को प्रेरित करने के लिए क्लाउड सीडिंग तथा ओलावृष्टि को रोकना एवं नियंत्रित करना मानव द्वारा पर्यावरण को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है। क्लाउड सीडिंग की प्रक्रिया के अंतर्गत ठोस कार्बन डाइऑक्साइड तथा आयोडीन के कुछ यौगिकों के प्रयोग द्वारा अति शीतलित बूंदों को घनीभूत करना सम्मिलित होता है। कार्बन डाइऑक्साइड तथा आयोडीन। पर्यावरण पर मनुष्य का अप्रत्यक्ष प्रभाव। मनुष्य द्वारा पर्यावरण पर अप्रत्यक्ष प्रभाव न तो पहले से सोचा गया होता है और न ही नियोजित किया होता है। ये प्रभाव मनुष्य द्वारा किए गए विकास प्रयासों तथा कार्यों के फलस्वरूप उत्पन्न होते हैं। आर्थिक क्रियाकलापों से पर्यावरण पर पड़ने वाले मनुष्य के अप्रत्यक्ष प्रभाव शीघ्र दिखाई नहीं पड़ते हैं। इसका प्रमुख कारण आर्थिक क्रियाओं तथा उनसे उत्पन्न होने वाले परिणामों में समय शिथिलता है, अर्थात आर्थिक क्रियाकलापों द्वारा पारिस्थितिक तंत्र के कुछ संघटक में सामान्य स्तर के मंद गति वाले परिवर्तन होते हैं तथा ये परिवर्तन पारिस्थितिक तंत्र की संवेदनशीलता को कम करने में अत्यधिक समय लेते हैं। नगरीकरण में वृद्धि और औद्योगिक विस्तार के कारण प्रदूषण करने वाले तत्वों का अधिकाधिक मात्रा में पारिस्थितिकी तंत्र में विमोचन हो रहा है तथा इनकी मात्रा दिनों दिन तीव्र गति से बढ़ रही है। इस प्रकार से प्रदूषक तत्व नगरों तथा कारखानों से निकलने वाले कचरे तथा गंदे जल के नाले के माध्यम से जलाशयों, झीलों तथा नदियों तक पहुँचते हैं तथा उनके जल को दूषित करते हैं। हाइड्रोकार्बन ईंधन को जलाने से वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड के सांद्रण में वृद्धि हुई है। औद्योगिक क्रांति के पहले वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 0.029% या 290 ppm पार्ट्स पर मिलियन थी, परंतु वर्तमान समय में वर्ष 2018 में वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड के सांद्रण का स्तर 0.0400% या 400 ppm पार्ट्स पर मिलियन तक पहुंच गया है। पार्ट्स पर मिलियन, जो औद्योगिक क्रांति के पहले की कार्बन डाइऑक्साइड के स्तर में लगभग 28% की वृद्धि को दर्शाता है। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड के अधिक सांद्रण होने से वायुमंडल के ऊष्मा संतुलन में परिवर्तन हो सकता है, क्योंकि CO2 पार्थिव विकिरण का अवशोषण करके वायुमंडल तथा पृथ्वी की सतह को गर्म करती है। ओजोन गैस पृथ्वी पर वनस्पतियों तथा जीवों के लिए, जंतुओं के लिए रक्षा कवच है, क्योंकि
यह सूर्य की पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेती है तथा पृथ्वी की सतह को अत्यधिक गर्म होने से बचाती है। मानव कार्य द्वारा निम्न प्रकार से ओजोन गैस का क्षरण हो रहा है। रेफ्रिजरेटरों एवं एयर कंडीशनरों में प्रयुक्त तरल पदार्थों और सुपरसोनिक जेट विमानों से निकलने वाले नाइट्रोजन के ऑक्साइड के कारण ओजोनोथेरी का ऑक्सीजन में परिवर्तन हो जाता है और इस प्रकार ओजोन का रिक्तीकरण होता रहता है। इस तरह ओजोन की रिक्तता का परिणाम यह होगा कि सूर्य की पराबैंगनी किरणों का वायुमंडल में अवशोषण घटता जाएगा तथा भूतल के तापमान में आवश्यकता से अधिक वृद्धि होने के कारण त्वचा कैंसर में वृद्धि, मनुष्य के शरीर में प्रतिरक्षण अक्षमता का ह्रास, प्रकाश संश्लेषण में कमी, जल ग्रहण अक्षमता तथा फसल उत्पादन में ह्रास होगा। निष्कर्ष, आज मनुष्य के कारण पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है। प्रदूषण केवल वायु, जल और भूमि को ही प्रभावित नहीं करता है बल्कि जैवमंडल के जीवों पर भी इसका प्रभाव पड़ता है। मानव पर्यावरण संबंधों से संबंधित सिद्धांत। मानव पर्यावरण संबंधों से संबंधित सिद्धांत निम्नलिखित हैं। नंबर 1, नियतिवाद, संभववाद, नवनियतिवाद, कर्तृवाद, मानव दृष्टिकोण, पारिस्थितिक दृष्टिकोण। नियतिवाद, संभववाद, नवनियतिवाद, कर्तृवाद, मानव दृष्टिकोण, पारिस्थितिक दृष्टिकोण। नियतिवाद के हम्बोल्ट एवं रिटर है। नियतिवाद हम्बोल्ट एवं रिटर। संभववाद लाबलास, विडाल डी लाबलास। संभववाद लिबास, विडाल डी लाबलास। नवनियतिवाद ग्रिफिथ, टेलर एवं OHK स्पेट। नियतिवाद हम्बोल्ट एवं रिटर। नियतिवाद हम्बोल्ट एवं रिटर। संभववाद लाबलास। नवनियतिवाद ग्रिफिथ, टेलर एवं OHK स्पेट। इसके अलावा कृतिवाद, मानव दृष्टिकोण, पारिस्थितिक दृष्टिकोण। नियतिवादी सिद्धांत मानव को पर्यावरण का एक घटक मानता है जो प्रकृति पर पूर्ण निर्भर है। संभववाद मानव को पर्यावरण के सक्रिय तत्व के रूप में प्रस्तुत करता है जो कि पर्यावरण को जानने एवं समझने में सक्षम है। मानव चाहे तो पर्यावरणीय दशाओं में अपनी इच्छा एवं आवश्यकता अनुसार परिवर्तन कर सकता है। नवनियतिवादी सिद्धांत रुको एवं जाओ पर आधारित विचार है जिसका मत पर्यावरण के एक पक्षीय दोहन से ऊपर उठकर पर्यावरण को जानने एवं समझने तत्पश्चात विकास की नीतियों की ओर जाने का विचार है। वस्तुतः नवनियतिवाद शाश्वत विकास से संबंधित है। कर्तृवाद मानव की स्वतंत्र एवं स्वच्छंद इच्छा शक्ति तथा एक सीमा तक ही पर्यावरण परिवर्तन की बात करता है। मानवीय दृष्टिकोण पर्यावरण परिवर्तन के सर्वोत्तम एवं आदर्श अंतर संबंधों की बात करता है। पारिस्थितिकी दृष्टिकोण मानव को परितंत्र का एक घटक मानता है और उसके पर्यावरणीय संबंधों को इस दृष्टिकोण तक अंतर्समाहित करता है। महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न। पर्यावरण से अभिप्राय। भूमि, जल, वायु, पौधों एवं पशुओं की प्राकृतिक दुनिया जो इनके चारों ओर अस्तित्व में है, उन संपूर्ण दशाओं का योग जो जीवों को एक समय बिंदु पर घेरे हुए है। भौतिक, जीवकीय एवं सांस्कृतिक तत्वों की अंतःक्रियात्मक व्यवस्था जो परस्पर अंतर संबंधित है। उपयुक्त सभी। पर्यावरण से अभिप्राय है उपयुक्त सभी। पर्यावरण किससे बनता है? जैविक घटकों से, भू आकृतिक घटकों से या अजैविक घटकों से। जो पर्यावरण है वो जैविक घटकों से, अजैविक घटकों से अर्थात उपयुक्त सभी से बनता है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी नोबेल गैस वायु में है? रेडोन नोबेल गैस वायु में है। ओजोन परत निम्नलिखित में से किस मंडल में पाई जाती है? ओजोन परत समताप मंडल में पाई जाती है। स्ट्रेटोस्फीयर समताप मंडल में। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की प्रतिशतता कितनी है?
वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की प्रतिशत 0.03% है। पारिस्थितिकी तंत्र के लिए वायुमंडल की कौन सी परत सर्वाधिक महत्वपूर्ण होती है? पारिस्थितिकी तंत्र के लिए वायुमंडल की अक्षोमंडल परत। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व भूपर्पट्टी में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? कौन सा तत्व भूपर्पट्टी में? ऑक्सीजन तत्व जो है भूपर्पट्टी में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। पर्यावरणीय नियतिवाद या निश्चयवाद के प्रतिपादक कौन थे? हमबोल्ट एवं कार्ल रिटर नियतिवाद या निश्चयवाद के प्रतिपादक थे। नियतिवाद या निश्चयवाद के प्रतिपादक कार्ल रिटर या हमबोल्ट थे। जलवायु तथा मौसम संबंधी घटनाएं वायुमंडल के किस परत में होती है? अक्षोमंडल में। दृश्य प्रकाश के किस रंग में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सर्वाधिक होती है? लाल रंग में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सर्वाधिक होती है। पर्यावरण एक अविभाज्य समष्टि है जिसकी रचना होती है भौतिक, जैविक एवं सांस्कृतिक तत्वों वाले पारस्परिक क्रियाशील तंत्रों से। बीजों के अंकुरण में किस रंग का प्रकाश सबसे अधिक प्रभावी है? बीजों के अंकुरण में लाल प्रकाश उपयोगी है। पृथ्वी के चारों ओर गैस के समूह को क्या कहते हैं? पृथ्वी के चारों ओर गैस के समूह को वायुमंडल कहते हैं। पृथ्वी के चारों ओर गैस के समूह को वायुमंडल कहते हैं। निम्नलिखित में से किस एक का संबंध पर्यावरण सुरक्षा से नहीं है? वनोन्मूलन का संबंध पर्यावरण सुरक्षा से नहीं है। सतत विकास के लिए आवश्यक है। सतत विकास के लिए जैव विविधता का संरक्षण, प्रदूषण का निरोध एवं नियंत्रण, निर्धनता को घटाना उपयुक्त सभी सतत विकास के लिए आवश्यक है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दृश्य स्पेक्ट्रम जिसकी तरंगदैर्ध्य 400 से 700 nm होती है प्रकाश संश्लेषी सक्रिय विकिरण कहलाते हैं। UVA एवं UVB विकिरण UVC से ज़्यादा हानिकारक होते हैं। समताप मंडल में उपस्थित ओजोन परत द्वारा पराबैंगनी विकिरण का अवशोषण होता है। केवल 1 और 3 जो दृश्य स्पेक्ट्रम है जिसकी तरंगदैर्ध्य 400 से 700 नैनोमीटर होती है प्रकाश संश्लेषी सक्रिय विकिरण कहलाते हैं। और समताप मंडल में उपस्थित ओजोन परत द्वारा पराबैंगनी विकिरण का अवशोषण होता है। अधोलिखित में कौन भौतिक वातावरण का तत्व नहीं है? बस्तियाँ भौतिक वातावरण का तत्व नहीं है। इसके अलावा भूमि के रूप, खनिज और मिट्टियाँ भौतिक वातावरण का तत्व है। निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण सांस्कृतिक पर्यावरण के अंतर्गत शामिल नहीं है? व्यावहारिक पर्यावरण सांस्कृतिक पर्यावरण के अंतर्गत शामिल नहीं है। इसके अलावा आर्थिक पर्यावरण, मनोवैज्ञानिक पर्यावरण और सामाजिक पर्यावरण सांस्कृतिक पर्यावरण के अंतर्गत शामिल है। रेडियो तथा टेलीविजन के प्रसारण में कौन सी वायुमंडलीय परत का उपयोग है? आयन मंडल का। इस वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 1 पर्यावरण एवं उसके घटक को कंप्लीट किया है। अगली वीडियो में हम चैप्टर नंबर 2 पारिस्थितिकी एवं पारितंत्र का अध्ययन करेंगे। प्लीज़ फ्रेंड्स लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।